पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान युद्ध के बीच रूस भारत के लिए एक बड़ा ऑफर लेकर आया। रूस ने भारत को कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश कर दी। खास बात यह है कि ये ऑफर ऐसे वक्त में आया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में जहाजों की आवाजाही खतरे में है और वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर है। रूस ने कहा कि उसके पास भारतीय जरूरतों को लगातार पूरा करने की पूरी क्षमता मौजूद है। रूस पूरे तरीके से भारत को सपोर्ट करता है। सही। तो ये एक ट्रस्ट लेवल तो है, इसीलिए इसको कहते हैं ना स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप। प्यूटन चीन तो चले जाते हैं, प्यूटन भारत तो चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आते। तो हमें इंडिया और चाइना के साथ ही ताल्लुकात बेहतर रखने, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है। उन्होंने पहलगाम को या जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया और तस्लीम कर लिया। अमेरिका इस वक्त शदीद दबाव में, ऐसे में भारत और रूस की कुर्बत, वो भी इतने हसास वक्त में, अमेरिका के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं है, धचके से कम नहीं है। अजीत डोभाल जी के ऑफिस में रशिया के एजेंट्स वो बैठे हैं और एक बहुत बड़ा मंत्री वो वहां पर वेट कर रहा है अजीत डोभाल जी के साथ मीटिंग करने के लिए। रशिया, वही सारे एजेंट्स आज डोभाल जी के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है और ये कनेक्ट करता है डायरेक्टली एक सीक्रेट मीटिंग जो दिल्ली के अंदर आज हो रही है। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मेदवेदेव ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग अलग बैठक की। इन बैठकों में दोनों देशों ने तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। सिर्फ यही नहीं, रूस के उप प्रधानमंत्री ने बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। रूस की तरफ से कहा गया कि इन बैठक में व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर बात हुई। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा एक नोशन है कि जो इजराइल और क्या नाम है उसका, इंडिया जो है वो पाक से हुए ताल्लुकात की पीछे खराब करने में उनका किरदार है। मुझे ऐसे लगता है कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। रशिया में काफी इंडस्ट्री है जो थोड़ी कमजोर है। रशिया की मैन्युफैक्चरिंग इतनी सॉलिड नहीं, वेपन्स और ऑयल को लेके, बाकी इंडस्ट्री हल्की है। तो 1 मिलियन भारत के लोग, 10 लाख लोग वहां जाएंगे, उनको वीजा मिलेंगे, सब में से कुछ हो ही रह जाए और धीरे धीरे भारत की धीरे धीरे वहां रशिया की इंडस्ट्री को चढ़ाएंगे। और याद रखिए, भारत में सबसे ज्यादा लोग किस रिलीजन, किस धर्म की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं? हिंदुइज्म। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि डेनिस मेदवेदेव जो रूस के उप प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं। द रीजन बीइंग इज कि आपने देखा होगा कि ऑयल क्राइसिस, एलएनजी क्राइसिस सबसे ज्यादा इस समय एशिया पैसिफिक और यूरोप वगैरह में है। ऐसे में मिडिल ईस्ट जो भारत के लिए आपूर्ति करता था, खास करके कच्चे तेल और एलएनजी का, वो अब नहीं इस तरीके से भारत को प्रोवाइड करा पा रहा है। अब एलएनजी भारत को लेना जरूरी है। 140 करोड़ आबादी है ऊपर से। अब तो मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वो चूल्हे का यूज कम करके एलपीजी का यूज ज्यादा करते हैं। सो ये चीजें हैं जो भारत को चाहिए। ऐसे में उच्च स्तरीय बैठक हुआ, डेनिस मेदवेदेव और निर्मला सीतारमण, जयशंकर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अजीत डोभाल, इन सब के बीच जो है कि भाई रूस ने क्योंकि भारत को ऑफर किया कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी, एलएनजी, इन सब की चीजें वो भारत को देगा। इसी पे बात हुआ दोनों देशों के बीच। जो साझा कॉमन डिक्लेरेशन है उसमें व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, प्रौद्योगिकी 2025 के अंत तक भारत को जो रूस है वो 40% तक जो उर्वरक है जो आप डालते ना, यूरिया वगैरह, ये सब 40% बढ़ाएगा और 2030 तक भारत और रूस के 100 अरब पे ले जाने के ट्रेड मंसूबे हैं कि दोनों देशों की जो ट्रेड है वो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को क्रॉस करेगी। तो ये चीजें जो है मोटी मोटा, लेकिन बिहाइंड द डोर्स बात ये भी हो रही है। आपने देखा था जो CIA एजेंट्स और यूक्रेनियन पकड़े गए थे जो भारत में ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उस पे भी बात हुई होगी। भारत ने कहा होगा कंसर्न कि भाई अब रूस, हम समझ गए यूक्रेन के जो मंसूबे हैं वो भारत को लेके कुछ पॉजिटिव नहीं, ठीक है, सो इस वजह से हम भी आपका साथ दे सकते हैं यूक्रेन के खिलाफ। भारत और रूस के बीच भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक भी हुई। इसमें दोनों देशों ने व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन और प्रौद्योगिकी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। रूस ने भारत को फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति 2025 के अंत तक 40% बढ़ाने का वादा किया। इसके अलावा दोनों देशों ने पिछले साल दिसंबर में हुए 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के फैसलों की समीक्षा की। उस समय प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 5 साल का आर्थिक साझेदारी रोडमैप तय किया था, जिसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने। पहलगाम को या जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया और तस्लीम कर लिया।
यही बात जो कही थी उसमें थी अफगानिस्तान के, तो अब ये हमारा एहतजाज डिमाश तो बनता है कि हम डिमाश करें कि जी आपने किस तरह पहलगाम को और जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया इस स्टेटमेंट में। क्योंकि पाकिस्तान का इस पूरी जो भी है इस पर कोई नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, लेकिन ये इन इटसेल्फ जो है कि रूस जो भारत ने जो कहा कि जी आप इसको हमारा हिस्सा करार दे दीजिए, क्योंकि माजी में भी देखिए अगर आप सोवियत यूनियन की या रूस की पोजीशन देखिए तो वो यही है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं भारत और पाकिस्तान उनको बायलैटरली एमिकेबली थ्रू निगोशिएशन सेटल करें। लेकिन ये लैंग्वेज तो ठीक नहीं है ना, ये तो देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, तो इस पर हमारा डिमार्च बनता है। ये ना हो कि अफगानिस्तान को तो डिमार्च कर दिया, अब रूस की बारी आई है तो हमारी हुकूमत डिमार्च ना करे। मेरे ख्याल अपना नुक्ता व्यू पॉइंट कन्वे करने में कोई हर्ज नहीं है, भले आप डिमार्च थोड़ा सा माइल्ड कर दीजिए, लेकिन एक प्रिंसिपल हमारी पोजीशन है ना, तो ये जो लैंग्वेज है ये मुनासिब नहीं है। उसके बाद जो है भारत को यकीनन थोड़ी बहुत मायूसी हुई होगी, क्योंकि भारत ने जो मेरी इत्तलात हैं बहुत कोशिश की कि गो के हमारे वी डू नॉट हैव एनी लव लॉस फॉर दीज प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन ये है कि लश्कर तैयबा इसमें शामिल करें, जैश ए मोहम्मद शामिल करें और पाकिस्तान का नाम लेकर ये बातें कहें, लेकिन उसमें जहाँ तक मेरी मालूमात है रूस ने कहा कि नो वे वी कांट डू दैट, किसी मुल्क का नाम हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले न्यू दिल्ली में जो सुफरा हैं फ्रांस, जर्मनी और यूके, उन्होंने एक मुश्तरका आर्टिकल लिख डाला और काफ़ी क्रिटिसाइज किया प्रेसिडेंट पुतिन को। दिल्ली की फजा में एक अजीब तासुर मौजूद था और वहां वो लम्हे थे जब दो तारीखी इत्तेहादी एक मरतबा फिर हाथ मिला रहे थे। ऐसे वक्त में जब दुनिया रूस को तनहा करने पर तुली हुई है, यूक्रेन जंग के बाद मॉस्को पर लगने वाली पाबंदियां, तेल की तजारत की पाबंदियां, दिफाई साजो सामान की पाबंदियां, सबके बावजूद भारत ने रूस का वो दरवाजा खटखटाया है या रूस को वो दरवाजा दिखाया जो अमेरिका और यूरोप बंद करना चाहते थे। यही वो मोड़ था जिसने इस दौरे को मामूल के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा गैर मुतवक्के बनाया। दिल्ली में पुतिन और मोदी की बंद कमरों में होने वाली बातचीत बजाहिर सेहत, साइंस, मैरीटाइम ताउन, कस्टम्स, फर्टिलाइजर और मीडिया जैसे नर्म शोबों के मुआहिदों से शुरू हुई, लेकिन असल गुफ्तगू कुछ और थी। असल कशिश उन मौजुआत में थी जिन पर दुनिया की नजरें जम जाती हैं। दिफा, जौहरी तवानाई, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे, असलहा साजी और वो टेक्नोलॉजीज जिन पर मुस्तकबिल की जंगों का इन्हिसार। रूस ने इंडिया को Su-57 लड़ाका जहाजों की पेशकश रखी, S-400 दिफाई निजाम पे बातचीत हुई और मजीद सिस्टम्स के ऑर्डर पे पेशरफ्त हुई। इस दौरान दोनों ममालिक ने अपनी मजमूई तजारत को अगले 5 सालों में हदफ के तौर पे, यही वो जगह है जहां वाशिंगटन का गुस्सा पूरी शिद्दत के साथ उभरेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था, दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे? क्या 712 से ही हमारी नस्लें चली? क्यों नहीं वो बताते? रशिया वहां पर कोई अपनी टर्म्स को डिक्टेट करने नहीं आया, वो उनको डेस्परेटली भारत की जरूरत है और भारत को मालूम है, इसलिए भारत ने बोला आपकी जरूरत हम पूरी करते हैं, हमारी जरूरत भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब अजीत डोभाल जी की जरूरत क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बैकग्राउंड देनी है जो कि बड़ी जरूरी है, तब आपको समझ आएगा कि अजीत डोभाल जी ने जो मांगा है वो क्यों मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला। रशिया की डेलीगेशन भारत में है और उन्होंने कुछ ऐसा बोला फॉरेन के लीडर को जो उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं बोला। उन्होंने वर्ड्स बोले 4, वेलकम टू योर सेकेंड होम। ये मोदी जी रशिया की टीम को बोल रहे हैं वेलकम टू योर सेकेंड होम। अब ऐसा क्या चक्कर है कि हमने रशिया को बोलना शुरू कर दिया कि भारत आपका सेकेंड होम है, क्योंकि उसका रीजन है कि जो एक अमेरिका का जो ड्रोन वॉरफेयर का एक्सपर्ट था जिसका नाम था मैथ्यू वेंडिक, मैंने उसको बड़ा डिटेल में कवर किया था, ये क्यों आया था भारत में। वो भारत की कस्टडी में है, जेल में सड़ रहा है, यहां पर छोले भटूरे खा रहा है वो भारत में बैठकर। बर्गर खाने वाले को अब छोले भटूरे देंगे वो मौत ही है उसके लिए। अब मास्टर स्ट्रोक क्या था जो ग्लोबल चेस बोर्ड के अंदर खेला जा रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2 बैकग्राउंड्स हैं अजीत डोभाल की मीटिंग से पहले जो मैंने कवर करनी है, वो पहले देता हूं आपको मैं, उसके बाद बताऊंगा आपको जो होश उड़ा देंगी आपके भी और आज पाकिस्तान के भी। अब रिवाइंड करते हैं मैथ्यू वेंडिक के ऊपर। ये आदमी को टूरिस्ट नहीं था, ये अमेरिका के CIA का आदमी है जो हमेशा ही जहां पर वॉर होना होता है ये वहां पर पहुंचता है। लीबिया में गया, ये म्यांमार में गया, ये वियतनाम में गया, उसके बाद ये भारत में आया है। युद्ध जब शुरू होने वाला होता है उससे पहले इस आदमी को भेजा जाता है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर, और ये पकड़ा गया सेंसिटिव एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर 6 और यूक्रेनियंस के साथ। मिशन एक ही था कि म्यांमार में आइए, यहां पर जो एंटी इंडिया के एलिमेंट्स हैं उनको ट्रेन कीजिए, और उसको ट्रेन करने के लिए इनको ड्रोन कैसे बनाने हैं, कैसे उड़ाने हैं, वो सारी चीजें सिखाई जा रही थी यहां पर, जिसको बोलते हैं बिके हुए लोगों के। कांग्रेसी होंगे और तो कोई हो नहीं सकता। अब ड्रोन्स चाहिए, ड्रोन्स को शिफ्ट किया गया यूरोप से, और ये यहां पर एडवांस्ड ड्रोन वॉरफेयर को सिखा रहे थे वहां के उग्रवादियों को। नाउ इंडिया के अंदर बैठ के ये काम हो रहे हैं,
लेकिन जब 6 महीने निकल गए, इनको काम दिया गया था एक कि मोदी जी जब वहां पर आए उनके ऊपर ड्रोन से अटैक किया जाएगा। मैंने कवर किया था इसको कि टारगेट मोदी जी का था। मोदी जी वहां पर मणिपुर में गई नहीं, इन्होंने भेज दिया अमित शाह को। पूरा जो डायनामिक्स था वो चेंज हो गया इस पूरे टीम का। ये केयरलेस हो गए, और जो केयरलेस हुए इनको लगा कि यार हमें कोई वॉच तो कर नहीं रहा, 6 महीने हो गए हम भारत में बैठे हैं।